चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पास्ट की बात करें सो दैट कि आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आती रहे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज मूव हो रही है वो आपको क्लियर होता रहे। बेटा क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आपको एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना होता था। आई होप आपको सबको याद होगा, है ना। अच्छा, ट्रेडिंग P&L बनाते थे हम दो पार्ट से बनाते थे। ऊपर वाला पार्ट हमारा ट्रेडिंग होता था जहां पे यहाँ पे जीपी आ जाता था, नीचे वाले पोर्शन को हम P&L अकाउंट बोलते थे और यहाँ से आता था एनपी। ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या थे, जीपी को तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे। अच्छा, एनपी को क्या करते थे, हम बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में यहाँ पे मालिक का पैसा आता है कैपिटल, कैपिटल में ले जाके हम ऐड कर दिया करते थे क्या, नेट प्रॉफिट। आई होप आपको इतनी बातें याद होंगी, है ना। क्लास 11th में तो हम ये काम किया करते थे। अच्छा, इन केस अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे प्रॉफिट ना होकर कोई लॉस आ जाए, नेट लॉस, फिर हम क्या करते थे, तो हम एक काम करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, या फिर अगर मान लीजिए क्या आ गया हमारा लॉस आ जाता था तो नेट लॉस को हम यहाँ पे लेस कर दिया करते थे। इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, या तो प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो लेस कर देंगे। अच्छा, क्या कोई दूसरा तरीका भी है हमारे पास? हाँ जी, दूसरा तरीका क्या है, एक काम करो ना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि उससे आप कैपिटल में ऐड ही करोगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को लाके मैं यहाँ पे ऐड ही कर दूं इसके साथ। मैं उसको अलग से भी लिख सकता हूं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है, लेट्स से यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे अलग से भी लिख सकता हूं 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, अच्छा मान लीजिए हमें नेट लॉस होता है तब क्या उसको भी हम अलग से लिख सकते हैं? हाँ जी, लेकिन नेट लॉस अगर आप अलग से लिखोगे तो नेट लॉस को आपको एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नेट लॉस कितना, अगर मान लो आपका नेट लॉस आ जाता है 20,000 रुपए, तो आपको 20,000 रुपए कहां पे लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों? क्योंकि यहां से वो माइनस हुआ करता था, तो यहां पे आप उसको वैसे नहीं लिख सकते हो, अपोजिट साइड में ले जाके आप लिख सकते हो इसको। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज मैंने बेसिक बताई है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। क्या कि अगर कोई भी नेट प्रॉफिट होता था उसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप उसको अलग से भी लिख सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है, चाहे ऐड करके लिखो चाहे अलग से। ठीक उसी तरीके से अगर नेट लॉस होता है तो नेट लॉस को हम कैपिटल में से जनरली माइनस करते हैं, लेकिन हम चाहे तो उसको अलग भी लिख सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ अगर फर्क है तो वो है प्रेजेंटेशन का, कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे कि अब मैं फिलहाल के लिए नेट लॉस की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा खाली नेट प्रॉफिट की। अच्छा, हम नेट प्रॉफिट कितना मान के चल लेते हैं मैं वो बता देता हूं। बेटा मान लो हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो क्या जरूरी है कि मैं उसको ऐड ही करूं या फिर इधर ही लिखूं? बेटा कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ही की फर्म है, ठीक है, आप एक कंपनी एक फर्म चला रहे हो, प्रोप्राइटरशिप है या फिर मान लीजिए पार्टनरशिप है। हम पार्टनरशिप के मुद्दे से बात करेंगे क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। जैसे आप और मैं पार्टनर्स हैं, अगर हमें कभी भी प्रॉफिट होगा, अगर पार्टनर है तो हो सकता है कि हमारा काम बड़ा होगा, हमने कई सारे वर्कर्स अपने पास रख रखे होंगे काम करने के लिए, है ना। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा क्या आंख बंद करके हम दोनों आपस में उसको बांट लेंगे? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। एग्जांपल को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहीं से बनने शुरू होंगे। ए और बी, ये आप हो गए और बी नहीं, यहाँ पे मैं एम कर लेता हूँ। ए फॉर आप, एम फॉर मैन, है ना। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी कि प्रॉफिट के हम 5 हिस्से बना के 3 हिस्से आपके, 2 हिस्से मेरे। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, हम अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना कंडीशंस को। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें से 60,000 आपका बन गया, 40,000 मेरा, दोनों ने अपने अपने अकाउंट में ऐड कर लिया और जाके अपने घर में बैठ गए। और कल हमारे कंपनी में, एक फर्म में एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको कि हमें अब कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। बेटा वो कंपनसेशन पे करने के लिए अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर कोई अब हमसे आके कहेगा कि आप अपनी पॉकेट से दो, तो जो पैसा ऑलरेडी मैं उठा चुका हूँ, मेरी पॉकेट में आ चुका है, तो अब मुझे देने में जरूर पेन होगा।
हाँ, ये अलग बात है, अगर मेरी पॉकेट में से नहीं आया होता वो, आप पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाते, तब मुझे इतना पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेंटली मैं प्रिपेयर रहता। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसा तो वहां चला जाएगा, मेरी पॉकेट में खाली कुछ पैसा ही आएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे समझने की कोशिश करनी। बेटा, हम मान लेते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1 लाख प्रॉफिट में से हमने क्या करा, इसके 2 या 3 पार्ट्स बनाए। कैसे कैसे 2-3 पार्ट्स बनाए, समझना। हमने कहा भाई 1 लाख का जो प्रॉफिट है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ पैसा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हम अपने अकाउंट में इसको डाल देंगे। इसमें से कुछ पैसा ना हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं। जैसे हमारे जो वर्कर होते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, क्यों कंपनसेट करेंगे? इन केस काम करते हुए उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको अब पेनल्टी हमें देनी पड़ेगी। क्यों? हमारी फील्ड में, हमारे उसमें क्या कहते हैं कि एक वर्क कर रहा था, ठीक है। अब हमारी प्रीमिसेस में किसी का एक्सीडेंट होएगा तो फॉल्ट क्या होएगा कि अगर वो केस भी करेगा तो वो सारा पैसा हमें ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा काम करते करते किसी का एक्सीडेंट होएगा तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी यानी कि कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले से ही रेडी रहते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हर साल जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से थोड़ा सा पोर्शन बचा के हम ले जाके वहां पे ऐड कर देते हैं। कहां? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अगर इन केस कोई, देखो प्रॉफिट हुआ इसमें डाला और किसी का एक्सीडेंट हुआ यहां से निकाल के दे दिया, अब यहां पे थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। हर साल प्रॉफिट होगा, थोड़ा थोड़ा डालते रहो, ठीक है ना। इस चीज को आई होप आप समझ गए होंगे। बेटा, ये जो पैसा मैं यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहा हूँ, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। जो रिजर्व में की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, एक मैंने बनाया जनरल रिजर्व। अच्छा, वर्कमैन का एक्सीडेंट होगा तो यहां से दे दोगे, अगर कोई पैसा हमें कहीं पे करना पड़ेगा तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक जनरल रिजर्व बनाते हैं। जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि जनरली आप किसी भी काम के लिए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व एक हम बनाते हैं और उसमें भी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा हम डालते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत स्ट्रेंथन हो जाए, बहुत ज्यादा वो ठोस हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, सो दैट कि हमें फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमने कहा कि थोड़ा पैसा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई, अपनी पॉकेट में भी पैसा चाहिए है, हाँ जी बिल्कुल चाहिए है। थोड़ा सा पैसा हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डालेंगे, थोड़ा सा जनरल रिजर्व में डाल देंगे और थोड़ा सा पैसा ना हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। यानी ये प्रॉफिट को हम ना बांटेंगे ना कुछ करेंगे। मैंने अभी बताया था ना क्या चीज है, 2 तरीके, या तो कैपिटल में ऐड कर दो या तो अलग से लिख दो। ये अलग से लिखने वाली मैं बात कर रहा हूं, क्या कि उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, प्रॉफिट के अकाउंट में ही छोड़ देंगे, हम उसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज वो पड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा, कितना कितना मैं मान लेता हूं, एक परसेंटेज लिख लेते हैं इसका। मैं मान लेता हूं 40%, 30%, 20% एंड 10%। अच्छा, ये परसेंटेज किस बात की मैं लिख रहा हूं समझना आप, ये खाली इमेजिनरी अमाउंट्स में ले रहा हूं। 1 लाख में से 40% तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि बांट लेंगे। बांटेंगे तो कितना कितना, ए के अकाउंट में कुछ पैसा आएगा और कुछ अकाउंट बी के अकाउंट में आएगा। कितना कितना भाई, 1 लाख का 40% आएगा कितना, 40,000। 40,000 को हम 3:2 में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, तो वो तो आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 40,000 को जरा 5:2 करोगे, 8 8 24, 8 दूनी 16, ये तो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हमने ये सोचा था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देंगे, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 1 लाख का 30% कितना आ जाएगा, 30,000। जो भी प्रॉफिट होगा जनरल रिजर्व में 20% डाल देंगे, जनरल रिजर्व यानी कि 20,000। नेक्स्ट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना, 10,000, ठीक है। अब यहां पे देखो पूरी 1 लाख की कैलकुलेशन मैंने कर दी है। 30 और 20, 50, 50 और 10, 60, 60 और यहां पे 40, 1 लाख। हमने पूरी 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन कर दी है। अब आता है हमारा चैप्टर जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने आपको यह बताया है कि पहले क्या क्या हो चुका है, अब हम वो पढ़ेंगे कि अब हमें करना क्या है। बेटा, अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना और समझना प्रैक्टिकली। कायदे में अगर मैं कोई रिजर्व ना बनाऊं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो ठीक, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 30,000 है, इसके ऊपर हक किसका है, इसके ऊपर राइट किसका है, अधिकार किसका है? एक तो आपका है और मेरा है।
अच्छा किस रेशियो में है सर? बिल्कुल 3:2 में है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने पैसा यहाँ पे रिजर्व में डाला था, अगर ये मैं यहाँ पे नहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में नहीं डालता तो ये मेरा किसका पार्ट होता? प्रॉफिट का पार्ट होता। और प्रॉफिट का पार्ट होता तो प्रॉफिट तो 3:2 में बंटता। इसलिए इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर हमारा जो हक है वो 3:2 में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अब एक बात याद रखना, क्या कि कभी भी आपका और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तो जो भी हमारा पुराना प्रॉफिट होगा उसके अंदर हमारा शेयर किस हिसाब से है सर? उसके अंदर हमारा जो शेयर है वो पुराने रेशियो के हिसाब से है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि हमारा नया जो रेशियो होगा ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो, है ना? मैंने क्या कहा कि अब हमारा जो नया रेशियो होगा 1:1। तो एक बात बताओ, ये जो भी हमारा प्रॉफिट है, मैं आपको बता देता हूं इसमें से क्या प्रॉफिट है, क्या एक्यूमुलेटेड। बेटा ये तो है हमारा क्या, ये है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, ये हमारे दोनों रिजर्व के पार्ट है, ठीक है ना? अच्छा ये क्या है, ये है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हुआ। पिछले साल से हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और वो हमारे पास काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है बेटा? ठीक उसी तरीके से मैंने बताया था ना, लॉस को यहाँ पे लिखते हैं। हमने लॉस को पार्टनर के अकाउंट से पैसा काटा ही नहीं और कई साल तक, मान लो 2-3 साल तक लॉस हुआ, वो सारा का सारा हमने इकट्ठा कर दिया, वो हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेट लॉस। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आप और मैं पार्टनर्स, आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। पहले था 3:2, अब हम करेंगे 1:1, है ना? जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो याद रखना, पहले से कंपनी में पहले से जो भी पुराना प्रॉफिट, वर्ड को थोड़ा पकड़ लेना क्योंकि अगले 3-4 चैप्टर्स तक मैं सेम वर्ड रिपीट करूंगा। कोई भी पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस है वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा। फिर से सुनना, पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस, पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर शेयर ही उनका किस रेशियो में है? 3:2 में है। अगर हम ऐसा ना करें तो, अगर हम इसको ना बांटें तो क्या होगा? ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर हिस्सा कितना कितना बनता है ये तो आप लोगों को समझ में आ गए 3:2 में। अगर मैं इसको नहीं बांटूंगा, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, मान लेते हैं कि साल खत्म हुआ और किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हमने कहा यार बहुत दिनों से रिजर्व पड़ा हुआ है बेवजह का, चलो इसे खत्म करते हैं यहां से, ठीक है ना? जनरल रिजर्व का भी पार्ट ऐसे पड़ा हुआ है, चलो ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसे भी बांट के खत्म करते हैं। तो एक साल के बाद जब अब बांटोगे तो किस रेशियो में बांटोगे? सर अब तो हमारा रेशियो 1:1 है, न्यू रेशियो में बांटेंगे। हाँ बेटा, ये जो 10,000 है इसमें अगर हम न्यू रेशियो में बांटेंगे यानी 1:1, तो 5,000 हिस्सा आपका बनेगा, 5,000 मेरा बनेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैंने ऐसे किया तो ठीक है, लेकिन इस 10,000 के अंदर मैं ये पूछूं कि हकीकत में किसका कितना शेयर था, एक्चुअल कितना था, ठीक है ना? शेयर कितना था? तो आप कहोगे सर शेयर तो था 3:2 में, यानी कि आपका 6,000 बनता था और मेरा 4,000 बनता था, लेकिन हमने पहले उसको बांटा नहीं और अब बांटेंगे तो 1:1 में बांटना पड़ेगा और 1:1 में बांटेंगे तो 5 आपको मिलेगा, 5 मेरे को तो मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आपको परेशानी होगी, क्यों? क्योंकि आपको 1,000 कम मिलेगा, ठीक है? तो बेटा एक बात याद रखना, हम जो टॉपिक अप कर रहे हैं इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर पहले से कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, इवन कभी भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और पहले से कोई भी प्रॉफिट या लॉस का पार्ट अगर पड़ा हुआ है तो वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट जाएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसका थ्योरी का भी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का अक्सर, कि पुराने प्रॉफिट या लॉस को हम हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में क्यों बांटते हैं। तो इसका सिंपल रीजन है ताकि फ्यूचर में किसी को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना मिले। भाई अगर तुम इसे अभी नहीं बांटोगे तो कल इस रेशियो में बांटना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और इस रेशियो में बांटोगे तो किसी को प्रॉब्लम होगी। क्यों भाई? पहले उसका हिस्सा बन रहा था प्रॉफिट में, ज्यादा मिल रहा है कम, और जिसको कम हिस्सा मिल रहा था उसको ज्यादा मिल रहा है, तो किसी को एडवांटेज या किसी को डिसएडवांटेज ना मिले, इसलिए हम ये क्या करेंगे, हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई है तो इसकी एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? देखो भाई हमारे पास कितने प्रॉफिट है, 1, 2 और 3। अच्छा सर ये भी तो है, अरे ये थोड़ी ना नालायक हो, ये तो ऑलरेडी अकाउंट में उनके ऐड हो चुका है, ठीक है ना? ये तो ऑलरेडी अकाउंट में उनके जा चुका है। प्रॉफिट का पार्ट ये है जो अभी तक बटा नहीं, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पकड़ता हूं जनरल रिजर्व को और
नेट प्रॉफिट को। हम सबसे पहले इन दोनों को बांट देते हैं। सर इसको क्यों नहीं बांट रहे? क्योंकि इसके अंदर एक मैं थोड़ी सी और चेंजेस लाऊंगा इसलिए, ठीक है। तो जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट, अब ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट का नेचर क्या है? प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट। अब उसे खत्म करना है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दूसरा नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व की कीमत कितनी है? जनरल रिजर्व है 20,000, नेट प्रॉफिट कितना है? 10,000, और 2A और 2B टोटल कितना है? टोटल 30,000 है। इस 30,000 के अंदर इनका शेयर कितना कितना बन रहा था? 3:2 में, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 6, यानी कि 18,000 बनेगा ए का, 12,000 बन जाएगा मेरा। और यहाँ पे आप नरेशन डाल दोगे, बीइंग ओल्ड रिजर्व और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अच्छा सर, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा करने को तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखो जनरल रिजर्व तो मैंने माना कि कहीं पे पैसा यूज नहीं हुआ, मैंने ये भी मान लिया कि नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ तो वो भी कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक है, और खैर वो तो मालिक का ही पैसा था तो उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक पर्सन उसका एक्चुअल में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक पर्सन है उसका एक्चुअल में एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, और उसको हमें अब 12,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। 30 में से 12,000 मुझे अब देने पड़ेंगे उसको, ठीक है ना। अगर 30 में से 12,000 देने पड़ेंगे तो भाई जो 30,000 का भी प्रॉफिट का पार्ट, एक रिजर्व का पार्ट था, उसमें से 12,000 तो एक्चुअल लायबिलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि अब तो वो पे करना पड़ेगा। बचे कितने? 18,000। वो 18,000 हमारा प्रॉफिट का पार्ट होगा और वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बटेगा। कितना बटेगा? 18,000। और 12,000 क्या आएगा? वो जो रिजर्व है ना, रिजर्व को एक जगह ट्रांसफर कर देंगे। बेटा वो कॉन्सेप्ट में अभी आपको नहीं कराऊंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। एक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है 3-3, 4-4 नंबर का एकदम सेपरेट क्वेश्चन। तो इसका एक नहीं, इसके करीब 5 केसेस बनेंगे, तो 5 अलग अलग बनेंगे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास करूंगा, ठीक है ना। सेकंड एक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसके लिए हम एक अलग सेपरेट क्लास करेंगे, ठीक है ना। मे बी 1 या 2 क्लासेस के बाद वो आपको मिल जाएगा वीडियो। फिलहाल आप ये याद रखना जो मैंने भी आपको शॉर्ट में बताया, क्या? पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो। अभी तक का एक टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है बेटा। अब मैं इसी के अंदर एक और ट्विस्ट लाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं पहले बता देता हूं, एक टॉपिक हमारा 100% फिनिश हो चुका है। अब मैं जो आगे पढ़ाने जा रहा हूं वो बिल्कुल अलग टॉपिक होगा, बिल्कुल यही है, लेकिन इसका 100% अपोजिट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आपको जो बताया इस बोर्ड के ऊपर, वो मैंने ये आपको ये बताया कि आप और मैं पार्टनर्स हैं, हम आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज करने जा रहे हैं तो पहले से अगर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस का पार्ट होगा तो वो हम क्या करेंगे, हम दोनों आपस में, है ना, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में पुराने जितने भी प्रॉफिट और लॉसेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इतनी बात हो गई खत्म। अब आ जाता है नया टॉपिक। बेटा एकदम न्यू टॉपिक है ये, इस वाले टॉपिक को और अगले टॉपिक को मिक्स नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन है मेरा, टॉपिक है ये सारा, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। मैंने ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व बनाया क्या था? मेरा मतलब पर्पस क्या था इसे बनाने का? आप खुद सोचो एक बार। तो सर इसको बनाने का पर्पस तो ये था कि कल एक्सीडेंट होगा तो हम यहाँ पे पहले से प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी एकदम स्ट्रेंथन रहेगी, मजबूत रहेगी, हमें पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। और जनरल रिजर्व भी बनाया था कि कोई और मिसहैपनिंग हो जाती है अनएक्सपेक्टेड, तो हम वहां पे जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे। बेटा एक बात बताओ, आपने ये 2 चीज बनाई थी कि कुछ मिसहैपनिंग होगा तो हम उसको मीट करेंगे यहां से, फैक्ट है? हाँ जी फैक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, आपने रेशियो चेंज कर दिया, तो रेशियो चेंज कर देने से ऐसा क्या हो जाएगा कि आपने इसे बांट दिया, क्या फ्यूचर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। आपने क्या करा, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा तो चेंज करते ही इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो अब तो आपके पास है नहीं। तो क्या एक बात बताओ, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया तो अब क्या कोई एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? एक्सीडेंट तो अभी भी होंगे, और एक्सीडेंट होंगे तो आपने इसे तो बांट दिया, अब मैं कहां से पैसे लेकर आऊंगा? आई होप कि आपको टॉपिक मेरा समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए हम क्या करेंगे भाई, कई बार फर्म क्या कहती है, इसको 2 तरीके से बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको जो प्रैक्टिकल इसका मीनिंग है वो समझाया है। बुक में 2 लैंग्वेज लिखी आएंगी, क्या कि जब पुरानी गुडविल को, जो सॉरी गुडविल में बोल गया, जब पुराने रिजर्व्स को
जब पुराने रिजर्व्स को नई किताबों में, पुराना रिजर्व का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले जो भी हमारा रिजर्व का पार्ट था, अब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो नई किताबें बनेंगी। तो नई किताबों में हम इसको शो नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये आगे फ्यूचर में नजर आए। नहीं चाहते हो ना, तो ये एंट्री पास कर दो। उनका कहने का मतलब क्या होता है कि भाई पुरानी चीज पुराने पार्टनर्स में बांट दो, सो दैट कि फ्यूचर में किसी को एडवांटेज डिसएडवांटेज ना मिले। सेकंड टॉपिक जो अब मैं सेकंड करा रहा था ना, वो दूसरी तरीके से लिखा जाएगा। पार्टनर्स ये चाहते हैं या फिर फर्म ये चाहती है कि जो पुराना रिजर्व है वो नई किताबों में भी वैसे ही नजर आए। यानी कि जो रिजर्व मैंने पहले बनाया था ना, आप इसको बांटो मत, ये नई किताब में भी नजर आना चाहिए है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात समझ। अच्छा, क्यों हम चाहते हैं कि नई किताबों में भी नजर आए? नई किताबों में नजर आने का मतलब ये है, हम ये चाहते हैं कि भाई ये एज इट इज पढ़ा रहे, क्योंकि एक्सीडेंट फ्यूचर में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो बुक की लैंग्वेज थी और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि ऐसा होता क्यों है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज लगी कि अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। तो बेटा इसकी अकाउंटिंग दो तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर लेना। अब मैं वो बता देता हूं। मैं सबसे पहले इन सबको रब कर देता हूं, है ना। चलो मैं बाद में लिख दूंगा टॉपिक का जो भी है नाम। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा था क्या, कि अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। तो बेटा मैंने आपको बताया दो तरीके हैं आपके पास। क्या, मैं एक रिजर्व को काट देता हूं यहां से, क्योंकि मैं रिजर्व के बारे में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, रिजर्व के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? खाली जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट के बारे में। ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अलग से एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, मे बी इस क्लास के बाद ही वो। ठीक है, जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व कितने का है? 20,000 रुपए का। अगर हम फ्यूचर में इसको नहीं चाहते हैं, ठीक है, एंट्री पास करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, when not shown in the न्यू बुक्स। ठीक है, कहता है if we want to show this general reserve in new books, तो तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमें ये चीज समझना है। बेटा अगर आप इसको फ्यूचर में शो करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि सर ऐसे ही छोड़ दो ना। बेटा अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा तो फिर परेशानी होगी ना। क्या परेशानी होगी भाई? ये 20,000 में इनका रेशियो है 3:2। अभी तो छोड़ोगे, कभी तो इसे खत्म करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जाके जब खत्म करोगे तो 1:1 में, तो फिर से वही परेशानी आएगी। क्या, अगर आपने इसको एज इट इज छोड़ दे दोगे तो यही प्रॉब्लम आएगा कि किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलेगा। अब आपको दोनों चीज देखनी है, ये बटना भी नहीं चाहिए और किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए आप दो चीज करो। क्या, मैं बहुत तेजी से बताने वाला हूँ, सारी चीज मैंने बहुत धीरे बता दी थी। बेटा इसके लिए आप दो एंट्री पास करो, एक तो ए और बी मैं बताता हूं, है ना। आप सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांट दो। बांटोगे तो एंट्री पास करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कौन कौन सी एंट्री आ जाएगी? ये आ जाएगा 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए में कितना हिस्सा? 3:2 में। याद रखना, सबसे पहले पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो जनरल रिजर्व को। ठीक है, जब इसमें बांटोगे तो यहां पे आ जाएगा 12,000 और 8,000 रुपए। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री तो सेम है, आपने तो कुछ चेंज ही नहीं करा। बेटा सेम कैसे, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने दोनों चीज ली है, यहाँ पे मैंने खाली एक चीज पकड़ी है। दोनों एंट्री 100% सेम है ना। आप कहोगे सर दोनों सेम है। बेटा एंट्री अभी कंप्लीट नहीं है, अब दूसरी एंट्री आप पास करोगे। दूसरी क्या आप पास करोगे? दूसरी एंट्री होगी भाई जनरल रिजर्व को क्रेडिट नेचर था, डेबिट करके आपने इसको फिनिश कर दिया। हम चाहते हैं कि जनरल रिजर्व वैसे रहे। अब एक काम करो, जनरल रिजर्व का फिर से एक अकाउंट खोलो। जब हम दोबारा खोलेंगे तो हम क्या करेंगे? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 20,000 का। लेकिन यहाँ पे अब ए और बी से हम क्या कर रहे हैं? पैसे मंगा रहे हैं। ध्यान से सुनना, पहले हमने क्या करा? पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया, सब कुछ स्टेबल हो गया, अब किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जनरल रिजर्व तो हमें मेंटेन करना है, तो हम कहेंगे भाई साहब 20,000 का जनरल रिजर्व चाहिए। एक काम करो पार्टनर्स, अपने अपने घर से पैसा लेकर आओ। ठीक है, कहेंगे कितना कितना पैसा लेकर आएंगे? हम कहेंगे कि न्यू रेशियो में लेकर आओ। ऐसा क्यों? न्यू रेशियो में लेकर आओगे और कल वो पैसा यूज नहीं होगा तो आपको न्यू रेशियो में मिल जाएगा, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। समझना,
पहले तो ये समझ लो कि बेटा मैंने अभी तक का जो पैसा था वो बांट के मैंने खत्म कर दिया, तो अब क्या आपको परेशानी है? भाई आपका हिस्सा कितना बनना था? 12, मेरा 8, मैंने आपको 12,000 दे दिया, मेरी पॉकेट में 8,000 आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये है कि भाई जनरल रिजर्व तो फिर से बनाओ, तो ठीक है बना देते हैं। हमने क्या करा, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पैसा आ गया, अब आप अपने घर से पैसा लेकर आओगे, कितना? 10,000। मैं अपने घर से पैसा लेके आऊंगा, कितना? 10,000। किस रेशियो में? याद रखना, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में, और ये ओल्ड रेशियो में। इससे क्या होगा, आप अपने घर से 10,000 लेके आए, मैं अपने घर से 10,000 लेके आया, ये देखो 20,000 रुपए इकट्ठे हो गए, है ना। अब इस 20,000 में से कल कुछ जरूरत पड़ेगी तो ठीक, अगर नहीं जरूरत पड़ी तो भाई हमारा न्यू रेशियो क्या है? 1:1। आधा पैसा आप लेके चले जाओ, आधा पैसा मैं लेके जाऊंगा। अब आपको परेशानी होगी? अब आपको परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना ही आपको कम पैसा मिल रहा है, ना ही आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। आपने जितना पैसा दिया था आपको उतना मिल रहा है। पुराना वाला तो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, ठीक है ना। और अब मैंने क्या कर दिया, अब आपसे उतना ही पैसा मंगाया है न्यू रेशियो में। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या अगर किताबों में बुक्स को शो करना है, ये एक सिंगल एंट्री पास होगी। अगर आप किताबों में बुक्स को एंट्री को शो नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि नई बुक्स में भी चीजें नजर आए, तो आपको ये 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो, नए पार्टनर से नए रेशियो में मंगा लो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था क्या, कि अगर आप पुरानी वाली वैल्यूज को ही नई किताबों में देखना चाहते हो, पुरानी चीजों को नई किताब में आप देखना चाहते हो, तो उसको आप 2 अकाउंटिंग मेथड है, 2 मेथड से कर सकते हो। बेटा ये 2 मेथड नहीं है, ये एक ही मेथड की 2 जर्नल एंट्रीज हैं, यानी एक मेथड तो हो गया खत्म, अभी एक मेथड और है, आप उससे भी इस काम को कर सकते हो। वो काम मैं कैसे कर देता हूं, वो मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं नीचे, ठीक है ना। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 2 एंट्री पास नहीं करनी होगी, एक सिंगल एंट्री पास करनी होगी। सिंगल एंट्री कैसे? सबसे पहले तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहां पे निकाल लेते हैं। ए और बी का शेयर कितना है? ए और एम, है ना। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5, 2/5 माइनस 1/2, 1/2, ठीक है जी। ये आ जाएगा कितना? 10, यहाँ पे आ गया 10, 6 - 5, और ये हो जाएगा 4 - 5, ये आ गया 1/10, ये आ गया माइनस का 1/10। ये है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये है हमारा गेनिंग पार्टनर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग है ए, एम कौन है? एम है गेनिंग पार्टनर। एंट्री क्या होती है सबको पता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि एम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 1/10। भाई अमाउंट कितना है? अमाउंट है 20,000 रुपए का, 20,000 का 1/10 कितना आ जाएगा? 2,000 रुपया और 2,000 रुपया, ठीक है ना। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एक काम करो, एम के अकाउंट से 2,000 रुपए काटो। एम को डेबिट करने का मतलब उसके अकाउंट से पैसे काटो, और ए को क्रेडिट करने का मतलब उसके अकाउंट में 2,000 रुपए डाल दो। आपको जनरल रिजर्व के अकाउंट को टच ही नहीं करना है, आपको जनरल रिजर्व को टच ही नहीं करना है। आपको सिंपल ये एक एंट्री पास कर देनी है, सिंगल। क्या? एम अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू एस कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन? एक तो ये और दूसरा ये है पहला ऑप्शन, ये है दूसरा। इन दोनों में से कोई एक जर्नल एंट्री पास करनी है। एक का मतलब ये हो गया, या तो ये दोनों पास करो, या तो ये अकेली एंट्री पास कर दो। दोनों का नेट इफेक्ट निकालोगे तो सेम निकल के आएगा। चेक करना है, चेक करो। देखो जनरल रिजर्व डेबिट है 20,000, जनरल रिजर्व क्रेडिट है, यानी कि एक तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, डेबिट क्रेडिट। भाई ए को मैंने क्रेडिट करा है 12,000 और ए को मैंने डेबिट करा है 10,000, यानी कि ए जो है क्रेडिट है 2,000 रुपए से। मैं कहां लिख दूं? यहां पे लिख देता हूं, ए जो है क्रेडिट है 2,000 रुपए से, है ना। अच्छा अब बी पे आते हैं। मैंने इसको भी चेक कर लिया और इसको भी चेक कर लिया। बी जो है क्रेडिट है 8 से और ये डेबिट है 10 से, यानी 10 2 स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी डेबिट 2,000। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये रहा। अच्छा ए बी मैंने कर लिया ना, यहां पे एम आएगा ना, एम एम। अच्छा बेटा यहां पे ध्यान देना, मैंने बाय मिस्टेक ये गलती कर दी, ठीक है ना। मैंने गलती से बी लिख दिया, M4 है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं,
आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हाँ, अब कई बच्चों को ये लग रहा है सर आपने यहाँ पे 30,000 है तो यहाँ पे तो 30,000 की पूरी एंट्री करी है, यहाँ से जब एंट्री आप कर रहे हो तो खाली 20 की कर रहे हो। बेटा 10 की मैंने छोड़ दी ना, नहीं कर रहा मैं एंट्री पास, वो आप कर देना, आपको करना है। मैं छोड़ रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं है, एग्जाम में करना है। आपको क्या करोगे, जैसे मैंने ये 20 की एंट्री पास करी तो आप एक काम करो, ये 10,000 की 2 एंट्री पास करो, एक बार रिवर्स करो, एक बार उसे बांटो, एक बार मंगा लो, एक बार इस तरीके से करना। दूसरा सैक्रिफाइसिंग तो मैंने निकाल ही रखा है, उसकी सीधे एंट्री पास कर दो, 1,000 आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा आप क्या करोगे, मैंने एक एंट्री कर रखी है, आप इसे भूल जाओ, आप दोनों को कंबाइन करो, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री पास करी है, कंबाइन करके एक बार डिस्ट्रीब्यूट करो और एक बार मंगा लो। आप इस तरीके से कर लो और एक बार उसको क्या कर देना, सैक्रिफाइसिंग में कर देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। और हाँ, एक बार मैं और आपको बता देता हूं, ये कहोगे तो थोड़ा सा कहते हैं ना आसान भाषा में, ठीक है ना, मैं आपको ये चीज समझा देता हूं। और मैं इसको यहां से ये रब कर देता हूं। इन एंट्री का बनाने का नेट इफेक्ट निकला कितना, एक बात बताओ, ए और एम है ना। अच्छा, उस 20,000 के अंदर ए का कितना हिस्सा बन रहा था, ए का बन रहा था इसके हिसाब से कितना, 12,000 रुपए, और मेरा बन रहा था 8,000 रुपए, है ना। फ्यूचर में अगर हम कुछ ना करते तो मुझे भी 10 मिलता और तुम्हें भी